देश में रियल एस्टेट में धोखाधड़ी और बिल्डर्स के बेलगाम रवैये को लेकर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। प्रॉपर्टी मार्केट में रिफॉर्म्स और पारदर्शिता लाने के लिए दिया केंद्र सरकार को निर्देश। देश भर के प्रॉपर्टी मार्केट में पारदर्शिता की कमी और आम जनता के शोषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार सवाल उठाए हैं। चाहे मामला सबवेंशन स्कीम के तहत बिल्डर बैंक के नेक्सस का हो या देश में एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट की जरूरत का, सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार पहले भी बिल्डरों को लगाई है फटकार और केंद्र को दिया है दिशा निर्देश। लेकिन देश का रियल एस्टेट मार्केट आज भी रेकलेसली ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इन बिल्डर्स को बरदहस्त है उन बड़ी ताकतों का जो सत्ता के शीर्ष पर बैठकर करते हैं अपना काला धन यहां एडजस्ट। आम आदमी की क्या ही बिसात जो इन बिल्डर्स से उलझ सके। चाहे बिल्डर प्रोजेक्ट में करें देरी, अपने वादे से जाएं मुकर, या फिर हर कदम घर खरीदारों के पैसे लेकर उन्हें ही रहें धमकाते। आप घर टाइम से ना दें, अनाप शनाप एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड रख दें मजबूर घर खरीदारों के सामने और बोलें कि मेरे डॉटेड लाइंस पर करो साइन और हर टर्म को करो चुपचाप एक्सेप्ट, नहीं तो नहीं मिलेगा घर। अगर घर खरीदार फ्रस्ट्रेशन में अपने ऑब्जेक्शन और अपने एक्सप्लॉयटेशन की कहानी को लिख दे कहीं सोशल मीडिया पर भी, तो बिल्डर करे परेशान मानहानि का मुकदमा करके। कोई एक ज्यादती, कोई एक क्रिमिनलिटी है क्या इन बिल्डरों का? एक माफिया राज की तरह ऑपरेट करते रहते हैं ये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर लगाम लगाने का मन है बना लिया और दिए हैं दिशा निर्देश केंद्र सरकार को 12 पॉइंट रिफॉर्म्स के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो आज भी वही, क्या ऐसा संभव हो भी पाएगा हमारी सिस्टम में प्रिंसिपल्स वर्सेस प्रैक्टिकलिटी के बीच? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। शहर दर शहर बिल्डर के हाथों ठगे गए घर खरीदार सड़क पर कर रहे प्रोटेस्ट। बिल्डर पैसे लेकर बस देता रहता है तारीख पे तारीख और अक्सर प्रोजेक्ट छोड़कर ही चला जाता है, क्योंकि उसे सिस्टम और कानून का डर नहीं है। लाखों मुकदमे हैं देश के अलग अलग अदालतों में। कितने ही घर खरीदार अपने ड्रीम होम की आस लगाए दुनिया से भी चले गए। जनप्रतिनिधि ऐसे मामलों से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंसी को लैंड ऑक्शन और प्रोजेक्ट सैंक्शन के अलावा कोई मतलब ही नहीं, और रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स के लिए लाया गया रेरा खुद ही दिखता है इन बिल्डरों के आगे लाचार। और अंत में एक आम घर खरीदार इसी को अपनी किस्मत, अपनी नियति समझकर कर लेता है सब्र। आखिर देश में रियल एस्टेट बिजनेस और बिल्डर लॉबी को इतना रेकलेसली ऑपरेट करने के लिए शह कहां से है मिल रहा, यह समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब लिया है इसका संज्ञान। देश की शीर्ष अदालत ने एक लैंडमार्क जजमेंट में साफ तौर पर कहा है कि घर खरीदना कोई लग्जरी या सट्टेबाजी का जरिया नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल राइट है, और यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है। सभी को एक उचित आवास मिले और कोई घर खरीदार ठगा न जाए, यह देखना सरकार की जिम्मेदारी है। और इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 12 पॉइंट्स का एक दिशा निर्देश भी दिया है, जो कि एक बाइंडिंग डायरेक्शन है। इसमें एनसीएलटी और रेरा में सुधार करने, अटके प्रोजेक्ट के लिए अलग से बॉडी बनाने और फंडिंग सुनिश्चित करने, और बिना कंस्ट्रक्शन वाले प्रोजेक्ट्स में ग्राहकों का पैसा एस्क्रो अकाउंट में रखने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार शायद उस पेन पॉइंट को टच किया है जो रियल एस्टेट को एक बेसिक नीड, एक जरूरत की चीज से कहीं ज्यादा बना रहा है आज एक असेट क्लास, एक ट्रेडिंग कॉमोडिटी, एक सट्टेबाजी का धंधा। कई मुद्दे हैं जिसको समझना जरूरी है। मसलन कि प्रिंसिपल्स वर्सेस प्रैक्टिकलिटी का मुद्दा इस देश में हमेशा से रहा है, और बात सिर्फ रियल एस्टेट तक ही सीमित नहीं है। यह चैलेंज लगभग हर ऐसे मामले में है। रियल एस्टेट में रेरा को भी तो लाया गया था रिफॉर्म्स के लिए ही ना, लेकिन हुआ क्या? क्या बदल गए घर खरीदारों के हालात?
और हो गया रियल एस्टेट में रिफॉर्म रेरा के 8 वर्षों में। सच तो यह है कि रेरा आज महज बन गया है बिल्डर्स का डिफेंस मैकेनिज्म, एक जस्टिफिकेशन कि अब तो सब कुछ एज पर रेरा हो रहा है और रेरा देता ही रहता है बिल्डर्स को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, अक्सर ही बिना किसी वैलिड रीजंस के भी। घर खरीदारों के लिए तो रेरा है एक एडिशनल विंडो ऑफ लिटिगेशन, या यूं कहें कि एक लायबिलिटी। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रेरा के पास पर्याप्त स्टाफ होने चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए और लीगल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ताकि किसी भी प्रोजेक्ट को बिना थॉरो ड्यू डिलिजेंस के अप्रूवल ही ना मिले। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि रेरा में अधिकांश एक्स ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं और उनकी खुद की कोई लीगल ट्रेनिंग नहीं है। वैसे रेरा में अक्सर ही मामला लीगल कॉम्पिटेंस से ज्यादा इंटेंट का दिखता है घर खरीदारों को। अगर रेरा के लैप्सेज को सुप्रीम कोर्ट अनपार्डनेबल इन लॉ कहता है तो फिर तो कई रेरा के अधिकारी ही सुप्रीम कोर्ट के सामने अभियुक्त की तरह खड़े नजर आएंगे। ये वो इशूज हैं जिन पर कैसे काम होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट दिख रहा है काफी सीरियस इस बार और केंद्र सरकार को दिया है निर्देश कि 3 महीने के अंदर एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाए जिसमें कि लॉ मिनिस्ट्री और हाउसिंग मिनिस्ट्री के प्रतिनिधि हों और साथ ही हों प्रतिनिधि नीति आयोग से, IIM से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से और इंडस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों। इस कमेटी को सुझाव देना होगा कि रियल एस्टेट में किस तरीके के सिस्टेमेटिक रिफॉर्म्स की जरूरत है जिससे कि क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आए और घर खरीदारों के हक को सुरक्षित किया जाए। कुछ ऐसे भी मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं जो क्रिटिकली देखने की जरूरत है, जैसे कि स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर्स NCLT का दुरुपयोग ना करें और उससे आम घर खरीदारों के हितों का नुकसान ना हो। मसलन कि प्रोजेक्ट डिले होने पर सिर्फ उस प्रोजेक्ट को ही NCLT में खींचा जा सके, ना कि बिल्डर की पूरी कंपनी को, जिससे कि उसके दूसरे प्रोजेक्ट्स के बायर परेशान ना हो। यह थोड़ा क्रिटिकल इसलिए है कि अमूमन बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा साइफन ऑफ करके दूसरे प्रोजेक्ट में लैंड परचेज करके वहां नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है। ऐसे मामलों को कैसे हैंडल किया जाए यह देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार से स्वामी फंड और दूसरे प्रोजेक्ट रिवाइवल फंड में CAG ऑडिट की बात की है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि बिल्डर्स इतने रेकलेस हैं, कानून से इतने बेखौफ हैं कि स्वामी फंड से पैसे लेने के बाद उसका भी प्रॉपर यूज नहीं कर रहे हैं। हर प्रोजेक्ट में ग्राहकों से 20% पैसे लेने के बाद रजिस्ट्री की बात काबिले तारीफ है। वैसे 10% की बुकिंग अमाउंट पर ही रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। बहरहाल मामला अब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पाले में है और ये देखना इंटरेस्टिंग भी होगा कि कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के इस बाइंडिंग दिशा निर्देशों का पालन करते हैं या फिर कैसे कोई नया लूप होल ढूंढते हैं बच निकलने को। मैंने शुरू से ही कहा है कि ऐसा नहीं है कि रियल एस्टेट में रिफॉर्म्स और ट्रांसपेरेंसी नहीं हो सकती है। जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग विल पावर की पॉलिसी मेकर्स के अंदर। मुद्दा हमेशा से ही प्रिंसिपल्स वर्सेस प्रैक्टिकलिटी का बनकर रह जाता है, क्योंकि नीयत साफ नहीं है। सबको है अपना ब्लैक व्हाइट सब इन्वेस्ट करना रियल एस्टेट में ही। हां, यह सच है कि लैंड इंडिया में एक स्टेट सब्जेक्ट है और केंद्र सरकार एक हद से ज्यादा इसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। यह भी सच है कि हाउसिंग या आम नागरिकों के लिए घर संविधान के फंडामेंटल राइट्स के तहत इंश्योर करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की भी जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन अगर हम ग्लोबली मैच्योर्ड मार्केट्स को देखें तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक वायबल सॉल्यूशन मिल सकता है। कैसे चाइना और दूसरे देशों ने आम जनता के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग और पब्लिक हाउसिंग पर काम किया है और कैसे दुबई जैसे मार्केट ने यह इंश्योर किया है कि प्रॉपर्टी मार्केट में धोखाधड़ी ना हो। इस मामले में हमारे भी कुछ सुझाव हैं जो रियल एस्टेट मार्केट को क्लीन और ट्रांसपेरेंट बनाने में कारगर हो सकते हैं। शुरुआत होती है प्रोजेक्ट लॉन्च से ही, जहां बिना किसी फाइनेंशियल नेटवर्क के, किसी फाइनेंशियल क्लोजर के प्लान के ही बिल्डर को प्रोजेक्ट लॉन्च न करने दिया जाए। आप एक एजम्पशन पर कि आपको फंडिंग मिलती रहेगी
और प्रोजेक्ट बिकता रहेगा, बायर के पैसे आते रहेंगे, प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं और फंस जाता है प्रोजेक्ट और उसमें इनिशियल बायर का पैसा। इसे रोका जाना जरूरी है। अगर आपके पास फंडिंग का सोर्स नहीं है तो आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर ही नहीं सकते हैं। अगर पैसे हैं तो डालो एस्क्रो अकाउंट में, और एस्क्रो अकाउंट हर समय होना चाहिए कैश पॉजिटिव, चाहे प्रोजेक्ट बिके या ना बिके। घर खरीदारों को मिले सुरक्षा बिल्डर बायर एग्रीमेंट से ही। जहां एक मॉडल बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो और कोई बिल्डर मनमाने ढंग से अपना खुद का बीएनएस न बनाए। बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता ही हो, न कि बिल्डर न्याय संहिता। एक से ज्यादा घर खरीदने को करें डिस्करेज, और इसके लिए मल्टीपल हाउसिंग फाइनेंस को रोका जाए। हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ रीपेमेंट कैपेसिटी को ही न देखे और सेकंड और थर्ड हाउस परचेज पर कम लोन दे और ज्यादा ब्याज दर पर दे। उसका फायदा दिया जाए फर्स्ट होम बायर को सस्ते होम लोन रेट देकर। हर प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन डिटेल और बायर डिटेल हो पब्लिक डोमेन में, ताकि यह भी पता चल सके कि कौन कितनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है। प्रॉपर्टी खरीद पर हो एक 5-7 साल का लॉक इन पीरियड और क्लियरली डिफाइंड एग्जिट क्लॉज, ताकि लोग उसे जरूरत के लिए खरीदें, ना कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के तौर पे। लॉक इन पीरियड के पहले बेचने पर एक हाउसिंग अथॉरिटी हो, जहां यह साबित करना पड़े कि वाकई कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है जिस वजह से प्रॉपर्टी बेची जा रही है। इससे इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स बचेंगे प्रॉपर्टी खरीदकर आर्टिफिशियल प्राइस इन्फ्लेट कराने से। हर प्रॉपर्टी पर 10% पेमेंट के साथ ही हो रजिस्ट्री भी, ताकि बिल्डर हेरा फेरी करके एक ही अपार्टमेंट कई लोगों को न बेच सके। प्रोजेक्ट के शुरू से ही हो एक मॉनिटरिंग कमेटी जिसमें सारे कनेक्टेड पार्टीज, डेवलपमेंट अथॉरिटी, बैंक, रेरा सबके प्रतिनिधि हों और प्रोजेक्ट को डिले या डिफॉल्ट होने पर, रेड फ्लैग न इशू करने पर सब पर हो कानूनी कार्रवाई। और हां, एक प्राइस कैप की भी कोई सीमा तय की जाए प्रॉपर्टी में, एमआरपी की तरह, जहां कि आप प्रोजेक्ट को मनमाने ढंग से प्राइस न बढ़ाते चले जाएं, महज इसलिए कि मार्केट में अभी डिमांड है, अभी इन्वेस्टर्स बैठे हैं। और सबसे जरूरी बात यह कि प्रोजेक्ट डिफॉल्ट करने पर बिल्डर की वो कंपनी या दूसरे कंपनी को लिक्विडेशन में ले जाने के पहले करें उसकी पर्सनल संपत्ति को जब्त। अब आप सोचेंगे कि मैं जरूरत से ज्यादा सख्ती की बात कर रहा हूं। हां, कर रहा हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज से निपटने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर की जरूरत होती है, जिसकी आज वाकई जरूरत है देश में। आपको नहीं लगता है ऐसा कि देश में रियल एस्टेट का बाजार एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राइसिस में है? अपनी राय जरूर बताइएगा। शुक्रिया।